अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस क्लास में कोई आखिरी बात किसी को याद हो तो? हैं? अच्छा, जुल्म वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। अच्छा, सब्र क्या होता? पेशेंस। सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र इटसेल्फ होता क्या है? दरख्त होता है। मुश्किल को बर्दाश्त करना, खुद को रोके रखना। अच्छा ठीक है, मतलब एज अ वर्ड तो ठीक है सब्र करना। जो ख्वाहिश हो रही है उसको रोकना, जिस चीज की भी चीज है, कोई तकलीफ पहुंच रही है तो उसको बर्दाश्त करना। अच्छा, अब इस पे अजर तो जो भी है, लेकिन एक चोर है, वो चोरी करने बैठा हुआ है और मालिक अभी तक घर से निकल नहीं रहे, तो वो सब्र कर रहा है। सब्र तो ये सब्र रिवॉर्ड वाला है। कोई गंदी गंदी चीजें डाउनलोड कर रहा है, वो डाउनलोड नहीं हो रहा, बफरिंग स्लो आ रही है, तो सब्र कर रहा है। सब्र, ये सब्र का फल मीठा होता है, ये सब्र है। वैसे अल्फाज के एतबार से तो ठीक है, लेकिन जिस चीज को सब्र कहा गया ना, वो दो तरह का होता है। नेकी के रास्ते में आने वाली मुश्किल को ये सोच के एब्जॉर्ब करना कि कोई बात नहीं, मैंने इस रास्ते पे चलना है, और गुनाहों की ख्वाहिश बहुत ज्यादा हो रही हो, उन ख्वाहिशों को रोकना सब्र है। यानी इनफैक्ट अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने के लिए जो मुश्किल आ रही है, उस मुश्किल को बर्दाश्त करना सब्र है। आप में से शायद किसी को ये एक्सपीरियंस करना पड़ा हो। रेहान, ये मसला सामा, ये मसला हो रहा है इसमें। फिर इमरान अभी है तो उसको बुला दिया, यहीं पे कैमरा है, कैमरा यहीं खड़ा हो, देखो अगर इमरान हो तो। आप में से शायद किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो, नहीं तो फैमिली में तो हुआ ही होगा। जब कोई फौतगी हो जाती है और अगर किसी ने अपने बहुत करीबी में से, वालिदैन में से किसी को, बहन भाई को और किसी करीबी रिश्तेदार को फौत होते देखा, तो उसने एक्सपीरियंस किया होगा। तो हमारे यहाँ क्या है कि इस पे ना एक ये शो करना कि हम भी गम में बराबर के शरीक हैं, रोना धोना, डिमांड के ऊपर, फरमाइश के ऊपर रोना धोना। यानी मैं देख रहा हूँ कि वो औरत मिलने आई है, तो वो बाहर भी ठीक थी, जब उन्होंने अपनी हाजिरी लगवानी है तो वो जो मैयत के बैठे हुए हैं खवातीन, उनसे रो धो के मिले, फिर रोने के बाद फिर साइड होके मोबाइल लेके बैठ गए। तो गांव वगैरह में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां अटेंडेंस ऐसी लगती है। अच्छा, उसमें फिर कुछ घर वाले जो जो करीबी हैं, वो भी, उनका भी रोना धोना बहुत ज्यादा होता है। एक होता है फितरतन रोना, वो कंट्रोल नहीं होता। एक होता है शिकायतन रोना। उसके हवाले से बुखारी 6424 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को इस पे बिल्कुल डीमोटिवेट होते, बिल्कुल टूटते देखा। जी अब अम्मी की डेथ हो गई, अब तो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं है, बिल्कुल जिंदगी की उन्होंने सब कोशिशें छोड़ दी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, नहीं हदीस कुदसी कहते हैं इसको, जो आप अल्लाह का कोट बता फरमा रहे होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जगह नहीं है। मोमिन बंदे के लिए जन्नत के सिवा कोई जगह नहीं है कि जब उसका कोई अजीज दुनिया से उठा लूं और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र करे। तो देखें, जिंदगी अल्लाह ने दी है, मौत भी अल्लाह ने देनी है। तो जब किसी की मौत हो जाती है और उसके जो फैमिली वाले लोग हैं, तो वो अगर शिकायती रो रहे होते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे मोमिन बंदे के लिए मेरे पास जन्नत के सिवा कोई जगह नहीं कि जब उसका कोई अजीज दुनिया से उठा लूं और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर ले। रोना आता है, आएगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सब्र करने के लिए तो पार्टी करते हैं, अब बाजी फौत में बारबेक्यू कर रहे हैं, ये भी नहीं। लेकिन सब्र, ये जो चीखना चिल्लाना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। चीखना चिल्लाना, शिकायतें करना, काश ऐसा ना होता, ये काश मोमिन नहीं करता। ये जो काश है ना, ये मोमिन नहीं करता। एक और हदीस का मफहूम है तकदीर के हवाले से, जो हुआ है वो होकर ही रहना था और जो नहीं हुआ वो नहीं हो सकता था। तो काश मोमिन नहीं किया करता। शरी, कल सवाल मैंने नहीं होगा, कोई नहीं दिया था। स्पेसिफिक बोरिंग की बहुत है प्रैक्टिस, जनरल बोरिंग पे आते हैं। मैंने स्पेसिफिक बोरिंग को क्या केस बन रहा था, मैंने केस लिखा था, तो केस 2 जनरल बोरिंग। किस चीज का केस 1, किस चीज का केस 2, मैंने हेडिंग ये डाली थी कि अमाउंट जो कैपिटलाइज करनी है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो केस 1 था स्पेसिफिक बोरिंग, और स्पेसिफिक बोरिंग था कि जो बिजनेस ने बोरो किया, उस बोरो करने का पर्पस
क्वालिफाइंग एसेट बनाना ही था। जनरल बोरिंग का मतलब होता है कि बिजनेस ने कुछ डिवेंचर्स इशू किए थे 400 मिलियन के। डिवेंचर पब्लिक बोरिंग होती है। 400 मिलियन के डिवेंचर इशू किए थे और मल्टीपल कामों के लिए किए थे। इसके जो भी यूजेस सोचे थे उनमें से एक यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग भी था, और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे 50 मिलियन खर्च हुआ। तो इसको जनरल बोरिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बोरिंग का मकसद स्पेसिफिकली ये नहीं था। इसका मकसद और भी काफी सारे काम थे, उनमें से चलो पैसा यहां भी लगा लिया। तो अब बिल्डिंग के लिए जो बोरिंग इस्तेमाल हो रही है वो जनरल बोरिंग है। जब ये जनरल बोरिंग है तो जितना भी इस पे इंटरेस्ट पड़ रहा है वो सब यहां ऐड होगा। क्यों नहीं? क्योंकि स्पेसिफिकली इसके लिए है ही नहीं। तो जब स्पेसिफिकली इसके लिए है ही नहीं तो कैपिटलाइज करने के लिए जो रूल है वो भी डिफरेंट है। स्पेसिफिक में क्या था कि जितना भी इस पे इंटरेस्ट पड़ेगा वो सारा का सारा क्वालिफाइंग में ऐड होगा, लेकिन होगा वो कैपिटलाइजेशन पीरियड के अंदर कैलकुलेटेड। क्योंकि जितना लोन था वो स्पेसिफिकली एसेट के लिए था तो उसकी बोरिंग कॉस्ट सारी की सारी एसेट में ऐड होनी थी। अब अगर जनरल बोरिंग हुई तो इसके लिए रूल ये है, इससे पहले जो हम स्पेसिफिक बोरिंग में कर रहे थे तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट हो रहा था? किस अमाउंट पे? लोन अमाउंट पे ना, या जितना जितना खर्च हो रहा था उस पे, पूरे लोन अमाउंट पे। क्यों? क्योंकि लोन स्पेसिफिकली एसेट के लिए था। अब जनरल लोन की केस में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करने का तरीका, मैकेनिज्म ये होगा कि हम बोरिंग कॉस्ट ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जब जब जैसे जैसे खर्चे की जरूरत होती थी तब तब वैसे वैसे बोरो करते थे। जब जब जैसे जैसे तब तब वैसे वैसे। तो 400 मिलियन बेशक एक टोटल अमाउंट है, इंटरेस्ट भी इस पूरे टोटल अमाउंट पे असल में पड़ रहा होगा, लेकिन हम कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट जो करनी है वो इस तरह करेंगे कि जब जब जैसे जैसे तब तब वैसे वैसे। बोरोइंग कॉस्ट जब जब जैसे जैसे तब तब वैसे वैसे। अच्छा, ये कैपिटलाइजेशन रेट जो है ना, ये आपको 2-4 सवालों के बाद समझाऊंगा, अभी बस है ये कोई रेट। कैपिटलाइजेशन रेट क्या होता है, क्यों कहते हैं इसको, ये को 2-4 सवालों के बाद बता सकूंगा, अभी बस है ये कोई रेट। बोरिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन रेट ऑन एक्सपेंडिचर out of general borrowings. जब जब जैसे जैसे तब तब वैसे वैसे है। इसका मतलब क्या है वो कैलकुलेशन में सिखाता हूं। क्या जी? डिवेंचर बुरा लग रहा है, ये ले लोन लिख लें। हाँ हाँ, पहला लेक्चर देखा इस 23 का, पहला खोलो जा। नहीं खोलो। बोरोइंग्स की एग्जांपल्स तो डिवेंचर है ना, तो मिसाल दी थी डिवेंचर लोन कर लें। इस बात का मतलब क्या है वो मैं आपको ना एक सवाल से सिखाता हूं। तो जनरल बोरिंग के केस में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है। पहले हम लोग स्पेसिफिक बोरिंग में इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे कर रहे थे, रेट किस पे लगा रहे थे? लोन अमाउंट पे ना। अब हम वो रेट खर्चे पे लगाएंगे।
ये जब जब जैसे जैसे तब तब वैसे वैसे का मतलब है कि जब जब कितना जितना खर्चा हो रहा था ना उसके हिसाब से रेट लगेगा। पहले तो हम खर्चे पे रेट नहीं लगाते थे, पहले हम रेट लगाते थे लोन अमाउंट पे, क्योंकि वो स्पेसिफिक लोन था। तो जनरल बोरिंग में लोन अमाउंट पे रेट नहीं लगेगा, जिस जिस डेट पे जितना जितना खर्चा हो रहा होगा ना उसके हिसाब से फिर टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। चूंकि स्पेसिफिक बोरिंग में हम पूरी लोन अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा रहे थे, खर्चा तो उतना हुआ नहीं था, तो इसलिए आईएएस ने इजाजत दी हुई थी कि अगर कोई अक्लमंद इंसान बाकी बचे पैसे को इन्वेस्ट कर दे तो वहां से कमाने वाली इनकम को लेस कर लेते थे। यहां पर हम इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट ही कैसे कर रहे हैं, खर्चे के हिसाब से। इसलिए जनरल बोरिंग में इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं होती लेस। इसी से आगे चल रहा हूं। जनरल बोरिंग से खर्चा हो रहा होता है ना, तो फिर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम एसेट की कॉस्ट में से नहीं डिडक्ट होती। क्या जी? अभी मैंने इस वक्त जो मिसाल सामने रखी है उस पर कितना रेट लगेगा, एन ना। तो अभी शुरू शुरू में जब तक आपको 2-4 सवाल करा लेता हूं तब तक तो ये इंटरेस्ट रेट ही होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोन्स होंगे तो फिर कैपिटलाइजेशन रेट का कॉन्सेप्ट दूंगा। अभी इस मिसाल में कैपिटलाइजेशन रेट कितना है, 10%। जब मल्टीपल लोन आएंगे ना तो फिर ये समझाऊंगा, है जी। अच्छा, इसमें स्पेसिफिक और जनरल ये सब केसेस हैं, कितनी अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है। जो इससे पहले मैंने कैपिटलाइजेशन पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया था वो सिर्फ स्पेसिफिक लोन के लिए था, नहीं इसके लिए भी है, मैंने इसलिए पहले वो कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहां पर भी ना कैलकुलेशंस करते हुए बाउंड्री हमारी वो कैपिटलाइजेशन पीरियड ही है। अच्छा, अगर किसी को कंफ्यूजन है ना तो लिख ले कि जनरल बोरिंग में भी बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करने की हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसकी बाउंड्री वो कैपिटलाइजेशन पीरियड है। वो इसलिए मैंने इन दोनों से पहले बताई थी बात। अगर अरे तो IS-23 का सवाल है तो ही करना है ना। हाँ, IS-23 का सवाल हो तो करना है ना। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्वालिफाइंग एसेट होगा तो फिर ना, क्वालिफाइंग एसेट। चले सवाल लिखें। इस सवाल से ना मैं आपको ये वाली बात समझाने लगूं। ये अंग्रेजी लिख लें पूरी तो बता दो। चलिए लिख ली अंग्रेजी। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। अच्छा, मैंने ना पहले भी क्लास में एक तसल्ली के लिए बात की थी, दोबारा करता हूं। IS-36 के पास्ट पेपर्स में कुछ सवाल रीसेंट अटेम्प्ट के, पिछले 3-4 अटेम्प्ट के हमने क्लास में भी किए और एक दो उसमें से होमवर्क भी दिए होंगे। सिर्फ IS-36 की बात कर रहा हूं। उन होमवर्क वाले सवालों में या क्लास में किए हुए सवालों में बहुत इंपॉसिबल हद तक डिफिकल्टीज थी, मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, सारा पढ़ा कुछ और देते हैं, सवाल कुछ और होते हैं नहीं। फिर उससे पहले जो IS-16 में ना ज्यादा पास्ट पेपर के सवाल इसलिए नहीं मैं करा सका क्योंकि उसमें नोट्स थे, वो अभी हमने पढ़े नहीं हैं। और पिछले जो 3-4 साल में उसके सवाल हैं कुछ हम कर सके थे, जैसे वो शिप वाला एक सवाल था जो मैंने क्लास में करवाया था, फिर उसके बाद एक होमवर्क दिया, बल्कि वो तो मैंने आधा क्लास में ही कर दिया था इनफैक्ट। बाकी सवाल जो है ना IS-16 के, वो इन 3-4 IS के साथ मिक्स होकर टेस्ट होते हैं। तो मैं आपको IS-23 करा रहा हूं, IS-40 और 20 करा दूंगा, तो फिर इन पांचों के कंबाइंड सवाल भी कराऊंगा, तभी डिस्क्लोजर्स बताऊंगा। फिर हम लोग कर ही पास्ट पेपर की प्रैक्टिस रहे होंगे। इसके अलावा IS-23 में तो अभी पास्ट पेपर के किसी सवाल तक मैं नहीं पहुंचा सका। जब मैं क्लास में सिखा रहा होता हूं ना, तो चूंकि आपको कैलकुलेशन सिखाना मकसद होता है, तो मैं क्लास में अगर ये करना शुरू करूंगा, जैसे अभी मैंने आपको सवाल लिखवाने लगा हूं, तो मैं अगर आपको ये लिखवाऊंगा कि Alpha Limited started their business on 1st January फलाना, they purchased a building, now as a result of expansion they are planning to construct another building, for this purpose they contacted ABC contractors, they negotiated at a total price of this, they agreed on following terms, they also contacted with falana bank offered them falana rate, then they negotiate the rate, very good, boys played very well, and
एंड फाइनली वर्क वाज स्टार्टेड ऑन दिस। तो इससे ना टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं आपको जो चीजें क्लास में सिखा रहा होता हूं, मैं टू दी पॉइंट डाटा इसलिए बता रहा होता हूं ताकि हम वैल्यूज की सबसे बात कर रहा हूं, सबसे। तो जो वैल्यूज होती हैं हम सीधा सीधा वैल्यूज की कैलकुलेशन करें सिखाने के लिए। फिर जो होमवर्क पास पेपर के सवाल होते हैं जितने भी किए हैं अब तक, उनमें भी तो अंग्रेजियां लिखी होती थी, उनमें भी टू दी पॉइंट डाटा होता था, लिखी होती थी। अब जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो टेस्ट के बारे में पता नहीं क्यों वो अंग्रेजी आपको जर्मन लगनी शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि अंग्रेजी नहीं समझ आ रही, अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही बात कि उस अंग्रेजी में ऐसा क्या लिखा होता है जो समझ नहीं आ रहा होता। ये पहले जो 2-3 टेस्ट हैं उनके हवाले से भी मैंने यही बात की थी। अब जो मैंने कल IS-36 का टेस्ट लिया, उसमें भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी, और ये असल में ना एक पास पेपर का सवाल था जो मैंने थोड़ा सा चेंज करके वो आपको उस टेस्ट में दिया था। तो इसकी अंग्रेजी, जिन्होंने भी टेस्ट दिया, जिन्होंने भी इसकी अंग्रेजी के अंदर या इसमें जैसे मुझे एक दो बच्चों से बात करके लगा कि मेजर ब्रेकडाउन का वर्ड नहीं समझ आया। तो अगर कोई वर्ड समझने में मुश्किल हो तो उसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि पूरी कहानी क्या हो रही है। मेजर ब्रेकडाउन कुछ तो हुआ होगा जिसके बाद रिपेयर हुई, लाइफ कम रह गई, तो कोई फिजिकल डैमेज ही हुआ होगा, या स्ट्रेस की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से एसिड जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। देखो नर्वस ब्रेकडाउन तो ब्रेकडाउन होता है ना, तो इसलिए अगर कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा होता है ना, तो उस सवाल के पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट से अंदाजा ले लेते हैं। क्या फिजिकल डैमेज से पहले पुरानी डेफिनेशन और फिजिकल डैमेज के बाद नई डेफिनेशन नहीं की कभी हमने कैलकुलेट? क्या रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ इंपेयरमेंट हो, नहीं करवाया ये काम? तो इस सवाल में ऐसी क्या चीज थी जो हमने नहीं की हुई क्लास में? जिन्होंने टेस्ट दिया है, इस सवाल में ऐसी क्या चीज थी जो हमने क्लास में नहीं पढ़ी हुई सिवाय अंग्रेजी के भरपूर पैराग्राफ के? हाँ जी बताएं ना। तो बेटे फिर मसला ये हो रहा है कि आप ना बड़े सवाल, देखिए क्लास में जो सवाल करता हूं वो मैं कर रहा होता हूं, फिर उसी से मिलता जुलता सवाल होमवर्क दे देता हूं, तो वो जहन में कहीं ना कहीं पहले ही एक सोल्यूशन मौजूद होता है कि इसमें क्या होना है। क्योंकि पहले ही जहन सोल्यूशन मौजूद होता है ना, तो इस किस्म के अंग्रेजी के जुमलों को आप वैसे लिफ्ट नहीं करा रहे होते, क्योंकि आपको पता होता है कि हाँ ये सर ने आज पढ़ाया था और उसी का सवाल है। तो आप पहले ही सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, आपको सब पता होता है इसमें होना क्या है, इसलिए आप 3-4 जुमलों पर तो लिफ्ट ही नहीं कराते। टेस्ट वाले क्वेश्चन में पता नहीं होता कि क्या करना है, तो उसमें अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। तो ये काम तो बेटे पेपर में भी ऐसे ही करना होगा। अब अगर आप ये समझते हैं कि मैं क्लास में भी जितने सवाल कराता हूं, सीरियसली अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से अंग्रेजी का पूरा सलाम दुआ का पैराग्राफ लिखवाया करूं, तो बता दें मैं लिखवा दिया करूंगा। हाँ जी अब जब एक सवाल के अंदर मल्टीपल चीजें मिक्स हो जाती हैं, ये मैंने पहले भी ना यही बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगता है ये बार बार कुछ ऐसा चलानी पड़ेगी। FAR1 का बहुत बुरा रिजल्ट होता है, मैं बार बार आपको कहता हूं बहुत बुरा रिजल्ट होता है FAR1 का। और जो मुझसे ही बच्चे कॉस्ट भी पढ़ रहे होते हैं, तो कॉस्ट अभी जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग चल रहा है वो भी मुश्किल ही है, आसान नहीं है। आगे CVP होगा तो वो तो आप मरने वाले हो जाएंगे, वेरिएंस के फार्मूले आएंगे, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होगी, तो फिर तो आप धुएं निकाल के, जो सर से धुएं निकला करेंगे आपके, लेकिन आप फिर भी उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। FAR1 में रोना रोते रहेंगे कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ना इंट्रो के अंडे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग इंट्रो के छोटे छोटे सवालों को पढ़ के आप सिर्फ एक कैलकुलेशन एट अ टाइम करने के आदी थे, आप मल्टीपल चीजें एक सवाल में नहीं हैंडल कर पा रहे। तो उसका हल मेरे बच्चों क्या है? प्रैक्टिस है ना। अब वो प्रैक्टिस दो ही हैं, पास पेपर की प्रैक्टिस है और टेस्ट है। पास पेपर की प्रैक्टिस तो जैसे जैसे चल ही रही है, और जब मैं इस 4-5 IAS को कंबाइन करके बड़े सवालों की प्रैक्टिस पे आऊंगा, तो तब मैं एग्जाम प्रैक्टिस कंप्रीहेंसिव करा सकूंगा। अभी मैं जितने जितने पास पेपर करा सकता हूं बस उतने ही करा पा रहा हूं। और दूसरा टेस्ट है, जब आप टेस्ट देंगे ही नहीं, जब आप टेस्ट को देख के हिम्मत हार के छोड़ दिया करेंगे, तो फिर तैयारी कैसे होगी? आप लोगों को टेस्ट अगर बहुत मुश्किल लगता है तो आप घर जाके ना उसको दोबारा सॉल्व करके देखा करें, और अगर फिर भी हिम्मत नहीं हो रही होती तो सोल्यूशन मिलने के बाद देख लिया करें। लेकिन ये फियर है ज्यादातर आपका, इस फियर से बेटे बाहर आपने ही निकलना है। ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, जाके सबसे बात कर रहा हूं, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो उन सवालों के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ। अंग्रेजी ज्यादा होती है और एक एक एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें 4 आ गई होती हैं, बस तो आप तना निकल जाता है आपका, बस सिर्फ होता ये है। तो वो तो टेस्ट की प्रैक्टिस से ही होगा। क्या लिखा? ABC लिमिटेड स्टार्टेड देयर बिजनेस, नहीं बताएं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 मार्च 2023, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 मार्च 2023, कंस्ट्रक्शन एंड 30 नवंबर 2023, सस्पेंशन सितंबर का महीना। Expenditure on acid were incurred as follows. Expenditure on acid were incurred as follows. डेट बताऊंगा और खर्चा बताऊंगा। फर्स्ट मार्च को है 7 मिलियन।
और 1 जून को 12 मिलियन और 1 अक्टूबर को 6 मिलियन, 6 मिलियन। कंस्ट्रक्शन वॉज फाइनेंस्ड बाय जनरल लोन्स। कैपिटलाइजेशन रेट 12%, 12%। अच्छा, वो जो मैंने कल क्लास में आपको उसका कहा था, वो जो हेल्म वाले कोर्स का, तो मैंने वैसे ही खुद से टाइम 4 बजे बोला था। 4 बजे नहीं तो आप उससे पहले भी कर सकते हैं। जिस नंबर पे मैसेज करने को कहा था, अपना जो डिजायर्ड टाइम है वो उस पे कर दें। जिस पे ज्यादा लोग एग्री करेंगे उस पे कर लेंगे रेंज। जैसे मुझे किसी बच्चे ने 3 बजे कहा था, 3 बजे कह दें। किसी ने 10 बजे कहा था, 10 बजे कह दें। लेकिन इधर ही, यहीं, हाँ, इसी रूम में तो नहीं कह सकता। हाँ, लास्ट टाइम इस रूम में थी, इस दफा तो रूम का नहीं। 31, यहाँ तो 31 कमरे ही नहीं है भाई। वो घर टाउन में, इधर की बात शुरू करा दी मैंने लास्ट वीक में। यहाँ पे अब की बात कर रहा हूं। तो आप मैसेज करें तो उस पर अपना टेंटेटिव टाइम लिख दें। जिस पे ज्यादा एग्री कर जाएंगे इसी ग्रुप में तो वो टाइम डिसाइड कर लेंगे। क्या लिखा जी? कैपिटलाइजेशन रेट 12%। मुझसे रिक्वायर्ड है बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, वैसे खुद अगर दिमाग लगाएं तो कोशिश करके देखें पहले आप खुद बोरोइंग कॉस्ट कैलकुलेट करें। ये मैंने आपको बता दिया कि जो जो खर्चा जब हो रहा है ना, तो वैसे वैसे फिर हमने इंटरेस्ट उसके ऊपर अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। और टाइमलाइन की बाउंड्री वही कैपिटलाइजेशन पीरियड है, 1 मार्च से 30 नवंबर, और दरमियान में सितंबर की सस्पेंशन। पहले खुद ट्राई करें जरा, जो आपको बेहतर लगता है। जी, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन पीरियड तो वहीं से शुरू हो रहा है ना। सबको कहा है कैलकुलेट करने को, वो जो पहाड़ी इलाके में बैठे उनको भी कहा है। उसका तो वो है ही नहीं, पहले होता था वो चलता ही नहीं। मैंने कहा शेयर कर, कहा है मैंने शरिया को कह दिया। हाँ जी, कैपिटलाइजेशन पीरियड की बाउंड्री वही है। तो जो पहला खर्चा हुआ कितना, 7 मिलियन, ये खर्चा कब हुआ? 1 मार्च। तो जो हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड है उसमें कितने महीने इसके हैं? 8 महीने नहीं, 8 नहीं, 1 मार्च से 30 नवंबर तक 9 महीने और सितंबर सस्पेंशन, तो 8.56। दूसरा खर्चा 12 मिलियन, ये कब हुआ? 1 जून। तो 1 जून से 30 नवंबर तक 6 महीने और एक सस्पेंशन, तो 5। और अगला 1 तो नवंबर और अक्टूबर 2 महीने, 1.28।
सकता है किसी ने ऐसे किया हो कि 7 मिलियन पे 3 महीने 2 1, उसके बाद 19 पे कितना पॉइंट, फिर 25 पे 0.5, ऐसे भी किया किसी ने, ये भी सही है, और भी किया किसी तरीके से। अगर किसी और तरीके से किया है और उसका आंसर 1.28 नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो गलत है। अच्छा, जितने लोगों का भी ये सही है, ये कितने लोगों ने किया? अच्छा, ये अच्छा, मेरा ख्याल था वैसे सबने ऐसे किया होगा, हैं? इस तरह किया ना? हाँ, मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा। क्योंकि ना, जब एक इसमें अभी की गलती तो ये बता सकता हूं कि ऐसे करने में सस्पेंशन की गलती कर सकते हैं लोग, लेकिन ज्यादा बड़ा मसला सस्पेंशन नहीं है। ज्यादा बड़ा मसला है कि जब इसमें स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन दोनों मिक्स हो जाएंगे सवाल में, फिर जिस सवाल के अंदर वो गवर्नमेंट ग्रांट और प्रोग्रेस बिल्स आ जाएंगे, उन सवालों को ना हैंडल करने में इसमें होती है मुश्किल। तो इस वजह से मैं ये रिकमेंड नहीं करता, ये रिकमेंड करता हूं और उसको भी ना उसी टेबल की शक्ल में, ताकि जितना सिस्टमैटिक वर्किंग करेंगे ना तो सब बच्चे फिर वर्किंग्स मैनेज कर पाते हैं। तो मैं ये ब्लैक वाला रिकमेंड करता हूं, और इसके लिए भी मैं एक सिस्टमैटिक वर्किंग बना के दे रहा हूं जो देखने में भी मिलती जुलती है इन्वेस्टमेंट इनकम वाली वर्किंग से। बस वहां मैं लिखता था बैलेंस, यहां पर बैलेंस की बजाय मैं लिख रहा हूं क्यूम्यूलेटिव कैश फ्लो। बैलेंस का वर्ड मैंने चेंज किया बस। बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट कर रहा हूं जैसे वो इन्वेस्टमेंट इनकम करते थे, सिर्फ वहां पर बैलेंस था, यहां मैंने बैलेंस की जगह क्यूम्युलेटिव कैश फ्लो कर दिया। पहला खर्चा कब हुआ? 1 मार्च, कितना? 7। अगला खर्चा कितना? 12 मिलियन। अगला जी 6। और इस वर्किंग का फुल स्टॉप जरूर लगाना है, जो कि इस सवाल में है 30 नवंबर। ये फुल स्टॉप जरूर लगाना है। क्यूम्युलेटिव का मतलब इनको ऐड करते जाएंगे। 7 हुआ था तो टोटल 7 ही था, जब 12 हो गया तो टोटल 19 हो गया, और जब 6 हो गया तो टोटल 25 हो गया। महीने जैसे पहले गिनते थे, कितने महीने? 3। कितने महीने? 4 हैं, लेकिन एक सस्पेंशन है। कितने महीने? 2। 7 मिलियन 12% 3/12, 19 मिलियन 12% 3/12, 25 मिलियन 12% 2/12। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मल्टीपल फाइनेंस का सवाल होगा, उसमें अपने पैसे भी होंगे, स्पेसिफिक लोन भी होगा, तो इसमें गलती के चांस बढ़ जाते हैं। और अगर कहीं रीपेमेंट आ जाए, कोई प्रोग्रेस बिलिंग आ जाए, गवर्नमेंट ग्रांट आ जाए, तो ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये रिकमेंड मैं नहीं करता, ये यानी ये रिकमेंड करना। अच्छा, साइंस में दोनों की समझाता हूं। कैपिटलाइजेशन पीरियड था 1 मार्च से लेके 30 नवंबर, और दरमियान में सितंबर की ब्रेक थी। ये बाउंड्री है। 7 मिलियन खर्च हुआ इस दिन, तो इस दिन से लेके 7 मिलियन ये एंड तक रहा सस्पेंशन निकाल के, इस पे हमने 8 महीने लिए। 12 मिलियन खर्च हुआ इस दिन, तो इस 12 मिलियन पे हमने ये महीने लिए सस्पेंशन निकाल के, और 6 मिलियन खर्च हुआ इस दिन, इस पे हमने ये पीरियड लिया। हरा खून, प्रीडेटर फीलिंग आ रही है। तो इस तरीके में क्या था कि ये तीनों अलग अलग सवारियों की अलग अलग गाड़ी चलाई थी। इसकी गाड़ी ये अलग 8 महीने, इसकी गाड़ी अलग से ये 5 महीने, इसकी गाड़ी अलग से 2 महीने। और यहां पर हमने क्या किया कि सवारियों को एक ही गाड़ी में इकट्ठे करते गए।
7 मिलियन की सवारी थी, उसके साथ फिर जब खर्च किया 12 उसको भी इसी गाड़ी में मिला लिया, फिर उसके बाद 6 मिलियन खर्च किया उसको भी इसी गाड़ी में मिला लिया। ये महीने 7 मिलियन ने तय किए, ये महीने पूरे 19 मिलियन ने तय किए, ये महीने पूरे 25 मिलियन ने तय किए। तो इस क्यूमुलेटिव तरीके से मल्टीपल फंड्स वाला सवाल अच्छा मैनेज हो जाता है, इसलिए ये करिएगा फॉलो। चलें सवाल लेके और हाँ जी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। 1 जनवरी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट 1 जनवरी 23, कंस्ट्रक्शन एंड 31 दिसंबर 23। सस्पेंशन मई महीना, मई जी, मई का महीना। और कंस्ट्रक्शन वाज given to a contractor, construction was given to a contractor at a total price of 80 million, 80 million. Following payment terms were agreed with contractor. Following payment terms were agreed with contractor. Number 1, 10% advance, 10% advance payable at start of work, or number 2, progress bills। अच्छा, इससे पहले जो सवाल इस तरह का लिखा था, मुझे याद नहीं मैंने तब ये बात की थी कि नहीं की थी, नहीं की थी तो अब कर देता हूं, की थी तो दोबारा कर देता हूं, कि उसमें भी ना लिखवाया था प्रोग्रेस बिल्स नेट ऑफ। तो अगर ये नेट ऑफ वाली बात ना भी कही होती फिर भी ये नेट ऑफ ही पे करेंगे, नहीं बताया था। चलें अब बता रहा हूं कि अगर सवाल में इस तरह से एडवांस है तो प्रोग्रेस बिल्स नेट ऑफ एडवांस ही पे हुआ करते हैं, चाहे सवाल वाला कहे या ना कहे। जहां पर पेमेंट टर्म्स में ये एडवांस वाली बात आ गई ना, और फिर प्रोग्रेस बिल्स की पेमेंट, तो सवाल में अगर खामोशी भी हो फिर भी प्रोग्रेस बिल्स जब पे होंगे तो वो नेट ऑफ एडवांस ही पे होंगे। चलिए दूसरी टर्म क्या लिखेंगे, प्रोग्रेस बिल्स पेएबल ऑन 1 मंथ क्रेडिट, प्रोग्रेस बिल्स पेएबल ऑन 1 मंथ क्रेडिट। चले पेमेंट टर्म ये दो थी, कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड प्रोग्रेस बिल्स एज फॉलोज। प्रोग्रेस बिल्स मैंने कहे पेएबल ऑन 1 मंथ क्रेडिट, बस पेमेंट टर्म ये दो थी। उसके बाद लिखवा रहा हूं कॉन्ट्रैक्टर सबमिटेड प्रोग्रेस बिल्स एज फॉलोज। बिल की डेट बताऊंगा और बिल की अमाउंट बताऊंगा। बिल की डेट और बिल की अमाउंट बता रहा हूं और बिल की अमाउंट के साथ ग्रॉस लिख लीजिएगा, ग्रॉस। पहला है 31 मार्च 23, 31 मार्च 2023 20 मिलियन। 30 जून 23 25 मिलियन। 30 सितंबर 23 22 मिलियन। और 31 दिसंबर 23 31 दिसंबर 23 कितना रह गया, 18 मिलियन। नहीं यार 18 तो नहीं बनता,
13 मिलियन। चलें, बिल्स यही थे। कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय जनरल लोन। कंस्ट्रक्शन वाज फाइनेंस्ड बाय जनरल लोन। कैपिटलाइजेशन रेट 15%, कैपिटलाइजेशन रेट 15%। आपसे अभी रिक्वायर्ड है, 5 मिनट का सवाल है, आपसे अभी रिक्वायर्ड है टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है, कैपिटलाइजेशन रेट 15%, 15%। टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग बता दें। नहीं वो चल गया, मुझे शहरियार से मैंने पूछा था, मेरा ना ये नहीं चलता होता था, तो ये फिर उसने मुझे पासवर्ड दिया। पहले था वो तो लगता ही नहीं था। मैंने उसको कहा था ये वाला बंद हो जाता है दोपहर में बंद हो जाता है ये, तो उसने फिर कहा था ये वाला लगाएं, फिर उसने पासवर्ड दिया तो लगाए। तो ये वाला भी यही है, ये कोई और है? हाँ नहीं, वो शहरियार ने दे दिया था। अच्छा बात सुनिए, ये जो लेक्चर्स की सारी प्रोसेसिंग और वो यूट्यूब पे डाल के लिंक देना होता है, वो जाहिद ही करते हैं या आप भी करते हैं? जाहिद ही करते हैं। चल कह दिया था मैंने, ठीक। हाँ जी, अटेम्प्ट कर लिया। कैपिटलाइजेशन पीरियड शुरू कब से हो रहा है? फर्स्ट जनवरी से। एडवांस देना भी पैसे ही देने होते हैं, कोई दुआएं नहीं दे रहे होते, पैसे ही दे रहे होते हैं, तो वो भी खर्चा ही है, तो एडवांस पहले ही दिन था। फर्स्ट
जनवरी कितना एडवांस दिया? 8। फिर उसके बाद अगले पैसे कब दिए? 30 अप्रैल। बिल 31 मार्च को था, लेकिन पैसे तो 1 महीने बाद दिए हैं। कितने पैसे दिए? कितने का बिल था? 20 का। कैश फ्लो तो 20 नहीं है ना, कैश फ्लो तो 18 है। पैसे तो 18 है। फिर अगला बिल आया 30 जून को, लेकिन पैसे 31 जुलाई को दिए हैं। कितना बिल? 20, लेकिन पैसे 25 नहीं दिए, पैसे 22.5 दिए हैं। ये कौन से पैसे 90 आ गए इधर? 10% एडवांस कट रहा है ना, बाकी पैसे दे रहे हैं, तो कैश फ्लो 10% काट के देने हैं पैसे। और फिर अगला बिल आया 30 सितंबर, लेकिन पैसे दिए हैं 31 अक्टूबर को। बिल कितना? 22, लेकिन पैसे 10% काट के दिए 19.8। और फिर अगले बिल के पैसे देते, इससे पहले हमारे सवाल का दी एंड हो गया। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को कहेंगे जाओ भाई अब तो हमारा सवाल खत्म हो गया, कोई नहीं देने पैसे। पैसे दिए होंगे, इस कैलकुलेशन में नहीं आने। ये 8 कब तक काट रहा? 4 महीने। ये कब तक? सॉरी 8, 26, 48.5, 68.3। ये 8 4 महीने तक 8 रहा। फिर ये 26 3 महीने रहा, लेकिन सस्पेंशन थी तो वो हो गया 2 महीने। ये 48, ये 68, 8 12% नहीं 15%, 8 15% 4/12, 26 15% 2/12 पॉइंट, बस 48.5 15% 3/12, 8 68.3 15% 2/12, 5। और पूछी थी टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट, तो बिल्डिंग पे कंस्ट्रक्शन का खर्चा तो लगा ही लगा है। कितना? 80, और साथ ये जो बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हुई 4.58। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।